मेडिकल में दाखिले के लिए हुई नीट परीक्षा का रिजल्ट जब से जारी हुआ है तब से लगातार हंगामा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया। जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले थे उनके लिए फिर से परीक्षा होगी। और आज की बड़ी खबर यह है कि नीट को लेकर अब से कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट 11 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें एनटीए की भी याचिका है, जिसमें देश के अलग अलग कोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई एक साथ सुप्रीम कोर्ट में करने की मांग की गई है। सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की मांग एनटीए की तरफ से की गई है। 11 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, जिनमें कई मांगे की गई है। कुछ ही देर में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है उसकी शुरुआत होगी। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। अंकित, 11 याचिकाएं लगाई गई हैं, जिसमें थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कौन कौन सी ये याचिका है, क्या क्या मांग इनमें की गई है, जानकारी दीजिए। देखिए, ये जो 11 याचिकाएं हैं, इसमें से 4 याचिकाएं तो वो है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने लगाई हैं। वो उसने ये कहा है कि देश की अलग अलग अदालतों में जो मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें 4 मुकदमों का जिक्र किया गया है, उनको ट्रांसफर करके सुप्रीम कोर्ट लाया जाए, क्योंकि हर एक अदालत अपनी तरह से सुनवाई करेगी, अपनी तरह से आदेश देगी, वो सही नहीं है। जब मामला एक है तो उसकी सुनवाई एक ही जगह पर होनी चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। तो 4 जो याचिकाएं हैं वो तो ट्रांसफर पिटीशन है, लेकिन बाकी की बची जो 6-7 याचिकाएं हैं उनमें अलग अलग मांग की गई है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक याचिका जो इस वक्त मेरे सामने है, उसमें यह कहा गया है कि गोधरा का जिक्र किया गया है, गुजरात के गोधरा का जिक्र किया गया है कि वहां पर एक मामला दर्ज हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि लोग जो छात्र हैं जिस एग्जामिनेशन सेंटर पर वहां पर हाजिर होने के लिए आए हैं, एग्जामिनेशन के लिए पहुंचे हैं, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके उस जो एक एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे हैं। और आरोप यह है कि वहां पर 10-10 लाख रुपए एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने के लिए दिए गए हैं कि आपका यही सेंटर डिसाइड किया जाए, जिससे कि वो एग्जाम आसानी से क्लियर हो सके और उन छात्रों के अच्छे नंबर आए हैं। ये बाकायदा आरोप है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इसी तरीके से एक और याचिका दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर नीट का जो एग्जामिनेशन हुआ था, जो एनटीए ने कंडक्ट करवाया था, उसका जो पेपर लीक का आरोप है, क्योंकि गोधरा हो गया, पटना हो गया, अलग अलग राज्यों में जो एफआईआर दर्ज हुई है जो ये इशारा कर रही हैं कि ये पेपर लीक हुआ है। और अगर पेपर लीक हुआ है तो उस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। हालांकि एनटीए से जब ये सवाल पूछा गया तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पेपर लीक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो छात्र हैं उनका सुप्रीम कोर्ट से यही कहना है कि अगर एफआईआर दर्ज हुई है वो यही दिखाता है कि पेपर लीक हुआ था और ऐसे में उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो इस तरीके की अलग अलग मांग है। और एक जो सबसे बड़ी मांग जो लगभग सभी याचिकाओं में की गई है वो ये है, क्योंकि आरोप गंभीर है, लिहाजा नीट एग्जामिनेशन को रद्द करके फिर से किया जाना चाहिए। जी अंकित, जितनी बातें आप बता रहे हैं, कल हमने शिक्षा मंत्री को भी सुना, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहना है कि भाई कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन दूसरी तरफ छात्र मानने को तैयार नहीं है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई हमें चाहिए तो सीबीआई जांच चाहिए इस पूरे मामले में। तो क्या अब इस मामले में होना होगा, आगे क्या और देखने को मिल सकता है? देखिए, आज जब सुनवाई होगी तो मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि जो एनटीए है, जिसने इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट करवाया था, उससे जवाब मांगे। लेकिन इसी बीच में एक और याचिका दायर हुई है, जिसमें यह भी कहा गया है कि एनटीए से अभी जवाब मांगने की जरूरत नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट को प्रीमा फेसी एविडेंस देखते हुए, यानी कि 2 जो राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई है उनको संज्ञान लेते हुए नीट के एग्जामिनेशन पर रोक लगा देनी चाहिए और उसको रद्द कर देना चाहिए। यानी कि जो छात्र हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उनका तो यह भी कहना है कि जब पुलिस ने जो है प्रीमा फेसी माना है अलग अलग राज्यों में कि नीट का जो एग्जामिनेशन हो रहा था उसका पेपर लीक हुआ था, उसमें कई आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, तो फिर आखिर ऐसे में एनटीए के जवाब की जरूरत ही क्या है? सुप्रीम कोर्ट खुद उन तथ्यों को देख करके इस एग्जामिनेशन को रद्द कर सकता है। तो लगातार मांग यही की जा रही है कि ये जो पारदर्शिता की लगातार बात की जा रही है एनटीए की तरफ से कि कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट में मांग ये की जा रही है कि बिल्कुल अंकित, पारदर्शिता की बात भी आप एक तरफ कर रहे हैं तो दूसरे राज्यों में हम देख रहे हैं कि कार्रवाई भी इस पूरे मामले पर हो रही है। इंतजार है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नकारात्मक प्रचार से दूर रहने की नसीहत दी और अब आरएसएस के ही इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान आया है। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि जिस पार्टी ने राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी बन गई, उन्हें 241 पर रोक दिया और जो राम विरोधी हैं वो 234 पर रह गए हैं। तो राम भक्ति वाली पार्टी अहंकारी बनी है, ये कहना है इंद्रेश कुमार का। राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए
जो शक्ति मिलनी चाहिए वो भगवान ने अहंकार के कारण बोली। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिया। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से नीरज पांडे इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, जिस तरीके से चुनावी परिणाम सामने आए उसके बाद आरएसएस की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी हमने सुना था, और उसके बाद अब इंद्रेश कुमार, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है आरएसएस इससे? देखिए, हमेशा देखा गया है चुनाव के बाद कुछ ना कुछ इस तरह की तल्खियाँ दिखती हैं। आरएसएस के बयान जिस तरह से चाहे मोहन भागवत के बयान हो, उसके बाद इंद्रेश का बयान है, ये बयान बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में एक दूरियां हो गई हैं, एक खाई हो गई है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा देर तक रहती नहीं है। हमेशा चुनाव के पहले या चुनाव के परिणाम के बाद इस तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन थोड़ी दिन बाद ठीक हो जाती हैं, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते और एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते। आरएसएस उसका कह सकते हैं कि बड़ा भाई है, तो बीजेपी उसका छोटा भाई है, क्योंकि बीजेपी ही आरएसएस से निकली हुई पार्टी है, तो आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है। ऐसे में ये बयान ये थोड़े दिन चलेगा, थोड़े दिन इस तरह की बातें रहेंगी, और बाद में धीरे से दोनों लोग एक दूसरे के साथ बैठ के सामंजस्य बैठा लेते हैं। ये हमेशा आयुषी देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी पर आरएसएस की इस तरह की टिप्पणियाँ आती रहती हैं, समय समय पर आती रहती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक इस पर दोनों लोग कायम नहीं रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी कभी इस विषयों का विरोध नहीं करती, ना ही कभी कोई जवाब देती है। ये ज़रूर है चुनाव का परिणाम इस तरह का आया है, ऐसे में आप कुछ भी कह सकते हैं। थोड़े दिन पहले मोहन भागवत जी ने भी यही बात कही थी, अब वही बात इंद्रेश कुमार ने भी कह दी। लेकिन इस पर सत्येंद्र दास के बयान को भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं। सत्येंद्र दास ने भी एक बयान देकर आरएसएस के इंद्रेश कुमार को जवाब दिया। चलिए, बिल्कुल बयानबाजी चुनाव के बाद हमेशा देखने को क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। बहुत धन्यवाद नीरज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखिए, अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास महाराज ने इंद्रेश के बयान पर जवाब दिया है। सत्येंद्र दास ने यह कहा है कि अहंकार हो गया है, ये कहना ठीक नहीं है। इंद्रेश हिंदू मुसलमान एकता की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। कमी बीजेपी में नहीं बल्कि इंद्रेश की कोशिश में है। अभिमान नहीं हो गया है और ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये है, इंद्रेश जी हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन उनका प्रयास बिल्कुल विफल हो गया। मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया ही नहीं, इंद्रेश जी असफल हो गए। इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं। 241 यदि सांसद उनके हो गए हैं तो ये कम नहीं है, बहुत है। 500 वर्षों के जो विवाद रहा उसको समाप्त किया और राम मंदिर का निर्माण कराया। इतनी बड़े कार्य करने वाली भाजपा को और वो असफल कहते हैं और अभिमानी कहते हैं। उनके स्वयं समझदारी नहीं है, उनके वस्तुतः जो बोल रहे हैं वो गलत है, वास्तविकता है। और आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार के बयान पर सियासत भी गरमा गई है। राज्यसभा सांसद संजय राउत और कांग्रेस नेता उदित राज ने यह दावा किया है कि आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों में खटास आ गई है। स्वयंसेवक संघ की एक बात मैं सुन रहा हूं, कल सरसंघ चालक मोहनराव भागवत जी ने भी यही बात कही कि लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए, लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन 10 साल में हमने देखा इस देश में सिर्फ अहंकार ही अहंकार है। अहंकार है, ईर्ष्या है, बदले की राजनीति है, मिसयूज ऑफ पावर है, और ये सब बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस देखता रह गया। नहीं, आरएसएस तो बीजेपी के रिश्ते में खटास जरूर आई है, और इन्होंने तो आरएसएस को भी एक तरह से किनारे लगा दिया है।
अब इंद्रेश कुमार जी जब विपक्ष में थे तो ज़्यादा वैल्यू थी, और जितने संघी थे या हिंदुत्व के आवाज़ें थी तो इनको गायब तो कर दिया, चर्चा से गायब कर दिया, अखबारों से गायब कर दिया, और जो शक्ति सरकार की थी उससे भी वंचित उन्होंने किया है। इससे ज़्यादा समझने के लिए रह गया कि जब जेपी नड्डा जी ने कह दिया कि अब आरएसएस की बैसाखी पर हम नहीं अपने बूते पर खड़े हो गए, तो एक तरह से झिड़क दिया है, एक तरह से दुत्कार दिया है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। नतीजे उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे और अब बीजेपी हार की वजह खंगालने में जुटी हुई है। मंथन लगातार जारी है और बड़ी खबर यह है कि हार के कारणों की पड़ताल के लिए बीजेपी ने टास्क फोर्स बनाई है। जो उम्मीदवार हार गए हैं उनसे बंद लिफाफे में रिपोर्ट ली जा रही है। कल अवध क्षेत्र के हारे हुए उम्मीदवारों से बातचीत हुई है और आज कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में हार की समीक्षा होगी। कुछ नेताओं ने जिला संगठन पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं कुछ नेताओं ने कहा है कि जातीय आरक्षण का जो मुद्दा विपक्ष ने उठाया, हम उसकी काट नहीं खोज पाए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी वीरेश पांडे लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेश, जो नतीजे आए हैं और यूपी में जो बड़ा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद लगातार मंथन का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है और अब जो ये बैठक हो रही है, क्या इसके बाद माना जाए कि कुछ बदलाव संभव है? उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है पार्टी की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ। हड़कंप इस लिहाज से कहें कि रोज मीटिंग हो रही है, समीक्षा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हार क्यों हुई। इसलिए वो लगातार पदाधिकारियों से संपर्क में है, हारे हुए प्रत्याशियों के संपर्क में है, कार्यकर्ताओं के संपर्क में है, साथ ही साथ जो उम्मीदवार थे और हार गए, जो जीत गए, उनके भी संपर्क में है। प्रदेश अध्यक्ष पहुंच गए हैं जो भूपेन्द्र चौधरी हैं, और धर्मपाल जो संगठन महामंत्री हैं, उनके साथ उनकी बैठक चल रही है। और अब से आधे घंटे बाद जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी, उनकी बैठक बुलाई गई है। और विजय बहादुर पाठक हमारे साथ हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और इस मंथन में उनकी भी बड़ी भूमिका है। कई जगह के प्रभारी रहे आप। जो ये करारी हार हुई है, ये बैठकों का दौर जो चल रहा है, कुछ निकला मंथन से? अरे वीरेश भैया, आप तो पूरे देश भर में घूमे हैं, उत्तर प्रदेश में घूमे हैं, और इस तथ्य से कोई इनकार कर सकता है कि उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई? और जब स्वाभाविक रूप से सीटें कम हुई हैं तो कम होने के कुछ तो कारण होंगे। तो जो कारण होंगे उनका ईमानदारी से विवेचन करना, जानकारी करना और उसका समाधान कैसे होगा, उस दिशा में काम करना तो स्वाभाविक है। इसके लिए बैठना पड़ेगा। तो आज बैठक है उसको लेकर के। बात करेंगे दिल्ली की, तो दिल्ली में पानी की कमी का जो संकट है वो बरकरार है। आज भी दिल्ली के कई इलाकों में पानी का टैंकर देखते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कल सुप्रीम कोर्ट ने यमुना का पानी बंटवारा करने से इनकार कर दिया। एक तो पानी की किल्लत, ऊपर से भीषण गर्मी में बिजली भी झटके दे रही है। हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार पर बरस रही है तो हिमाचल प्रदेश ने भी पानी देने से इनकार कर दिया है। और इन सब के बीच जो पिस रही है वो है आम जनता। पानी के टैंकर्स को देखकर किस तरीके से लोग इकट्ठा हो जाते हैं, टैंकर्स के पीछे भागते हैं, क्योंकि गर्मी लगातार हो रही है और इस बीच पानी की किल्लत ने लोगों को परेशान कर दिया है। लगातार इस पूरे मामले पर वार पलटवार का दौर जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन समाधान मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से मेरे दो सहयोगी इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निधि श्री को आप तस्वीरों में देख रहे हैं और दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और निधि, पानी की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन इस बीच जो पिस रही है वो है आम जनता। कब तक ऐसा ही जो लोग हैं वो तरसते रहेंगे पानी के लिए? कब इसका समाधान निकलेगा? बिल्कुल आयुषी, देखिए समस्या क्या है ये तस्वीर मैं दिखा सकती हूँ आपको। और जीके के बाद मैं साकेत में पहुंची हुई। इस तरीके के गैलेंस के सहारे लोग अगले कुछ महीनों तक मैं कहूँगी, क्योंकि जिस तरीके की समस्या है वो आने वाले दिनों में समाधान होती हुई नजर नहीं आ रही है। ये गैलन है और ये इस तरीके से लोग भर कर रखते हैं, क्योंकि इस इलाके में एक बार टैंकर आता है और ज़रूरी नहीं है कि हर बार, मतलब हर दिन टैंकर आए। आप ऐसे समझिए कि स्थिति यहाँ पर यह है कि एक कुआं है और प्यासे जो हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि लोग इस तरीके से छोटे छोटे गैलन में भर लेते हैं पानी। ये पानी भरा कितने दिन चलेगा? ये पानी आज भरा है तो 2-3 दिन चलेगा, कल का कोई भरोसा नहीं है। टैंकर आए ना भी आए, 9-10 बजे तक टैंकर आता है। उस टाइम तक सारे बच्चे बगैर नहाए धोए स्कूल भी चले जाते हैं, काम धंधा करने वाले भी चले जाते हैं। और यहाँ पर टैंकर ही पानी आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है।
कई लोग नेता लोग यहाँ पर आते हैं, देख के चले जाते हैं, वोट मांगते हैं और उसके बाद फिर कोई आता ही नहीं है कि यहाँ क्या कंडीशन है। हमारे लिए कोई भी सुविधा नहीं है, ना पानी की है, ना सीवर की है, ना नाली खरंजे की है, ना किसी चीज़ की। ठीक है, जरा बच्चों से बात करते हैं। आप लोग सब पानी भरने जाते हो? यस, हाँ, मैं भरता हूँ, ये भरते, सारे बच्चे भरते हैं यहाँ के। हाँ, कहाँ पास के टैंकर? यही रोड पे, रोड के पास ही भरते हैं। ऐसा जी काफ़ी दिन हो गए हमें। मैं एक बार जरा आपको टैंकर्स बैलेंस दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ अब जिनके टंके इस तरीके के खाली हो गए हैं वो सभी इसमें पानी भरने का इस्तेमाल करते हैं पानी भरने के लिए। और ये देखिए ज़रा इस इलाके में, इधर आइए, ये आपको बड़े बड़े गैलेंस नज़र आएंगे, इन सब में पानी भरा हुआ है। और इसी के सहारे महीनों यहाँ की जो स्थिति है वो ऐसी ही नज़र आती है। कपड़े आप धो ले रही हैं, रुक जाइए कोई बात नहीं, कपड़े धो ले रही हैं, सुनिए भागिए मत, कपड़े धो ले रही हैं, पानी कहाँ से लेकर आई हैं? टैंकर पे से। हाँ जी, बाहर से। कितने दिनों बाद कपड़े धो रही हैं? काफ़ी दिन हो गए, 2-3 दिन बाद धोए हैं कपड़े। हाँ हाँ जी। आज टैंकर आया, कल आएगा? हाँ कल आएगा, संडे को नहीं आएगा फिर। संडे को नहीं आएगा? हाँ जी, हाँ जी, सोमवार को आएगा फिर सीधा। यही स्थिति है आयुषी। मैं साकेत में हूँ और यहाँ इस आसपास की, और साकेत क्या कमोबेश दिल्ली के हर इलाके में यही स्थिति है, क्योंकि गर्मी है और गर्मी की वजह से पानी की किल्लत, साकेत हो, चिल्ला हो या देवली वाला इलाका हो, हर इलाके में कुछ ऐसी ही स्थिति नज़र आ रही है। ये देखिए ज़रा, ये स्थिति है दिल्ली की। दिल्ली प्यासी है और प्यास बुझाने के लिए, घर के बाकी काम के लिए इसी तरीके के जो गैलेंस हैं इनका सहारा लेना पड़ता है इस आसपास के लोगों को। हाँ भाई साहब, कितना पानी भरा है आज? मैम जिसको मिल गया मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला। पानी का एक टैंकर आता है, उसी में सबकी पूर्ति होनी है, ठीक है। अब जो अपने पाइप लगाता है, जो अपने पाइप से भर लिया नहीं तो दूसरा कौन भरता है? पहले अपना भरते हैं, उसके बाद लोग दूसरे का भरते हैं, ठीक है। अब टैंकर की बात यह है कि देखो सुबह 7 बजे का टैंकर है, 8 बजे 10 बजे 9 बजे लेके आता है। बच्चे स्कूल के लिए लेट होते हैं, काम के लिए आदमी लेट होते हैं, ठीक है। यही हम टैंकर पर निर्भर है। वोट जब देने का अधिकार है तो हमको सुविधा है, कभी तो अधिकार देनी चाहिए ना सरकार को। सरकार हमारी कुछ सुनते नहीं है। सन 78 से हमारे माँ बाप रह रहे हैं और 78 से लेके ये उम्र हो गई, अभी तक कोई सुविधा नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं तो जॉब करता हूँ मैम, प्राइवेट जॉब है हमारी, कोई सरकारी तो है नहीं कि प्राइवेट जॉब पे जाओ तो जाओ, ना जाओ तो फिर पैसे कटते हैं, लेट हो जाओ तो घर पे बैठते हैं, क्या करा जाए, ये समस्या है। लाइन पड़ी थी मैडम, तो बड़ी मुश्किल से हमने कैश सुन के वहाँ पर कनेक्शन अपने इधर को छुड़वाया, लेकिन वो कनेक्शन से आज तक अंदर को पानी नहीं आया। सोनिया बाहर की बिल्कुल पाइप है, मेन पाइप है, वहाँ से कनेक्शन टी लगा के छोड़ दी है और पानी नहीं दे रहे। पानी के कारण एक 12 साल के लड़के की जान भी गई है, यहाँ टैंकर के नीचे दब के मरा है। 10-12 साल हो गए, 10-12 साल हो गए। अगर आयुषी जो समझ में मुझे आ रही है, क्योंकि कई दिनों से एबीपी न्यूज़ पानी की संकट को दिखा रहा है और ऐसा नहीं है कि इसका कोई समाधान, अभी तक कोई ठोस उपाय निकाला गया है। सियासी तरीके से जो है वो हर कोई वादा इस वक्त दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। लोग अपने कामकाज छोड़कर पानी की निगरानी कर रहे हैं। आप सोचिए ये नौबत आ पड़ी है। दिल्ली की जनता पानी की कमी से परेशान है, लेकिन कहीं से मदद मिलती नहीं दिख रही है। हर पार्टी एक दूसरे को इस संकट के लिए जिम्मेदार बता रही है। दिल्ली में रोज करीब 1000 MGD पानी का प्रोडक्शन होता है। ये 40 MGD गिर गया है पिछले एक हफ्ते में। ये 1058 MGD पे आ गया। स्वाभाविक बात है, 40 MGD का पानी का प्रोडक्शन गिरेगा तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी की कमी होगी ही। मैं LG साहब के सामने हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि अगर उनको मुझे गाली दे के संतुष्टि मिलती है तो उन्होंने मुझे जितनी गाली देनी है वो दे दे। हमें पता है कि LG साहब और उनकी भारतीय जनता पार्टी हमसे नफरत करती है, लेकिन हमसे नफरत करते करते आप दिल्ली वालों से तो मत नफरत करने लगी है। 15 दिन के लिए एक्स्ट्रा पानी मांग रहे हैं इस हीट वेव में। अगर पानी, जब पानी हमें ज़्यादा चाहिए, अगर तब पानी का प्रोडक्शन गिर जाएगा तो दिल्ली वाले कहाँ जाएंगे? दिल्ली में दंगे हो जाएंगे पानी के लिए। पानी देना दिल्ली सरकार का काम है और आप लोगों ने सिर्फ लूट किया है। आपको शराब पिलाने में इंटरेस्ट हो जाता है, पानी पिलाने में नहीं। आपको शराब घोटाला करने में दुनिया भर की बुद्धि लगा लेते हो। व्हाट्सएप पे आप 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी कर देते हो बातचीत करके। लेकिन आतिशी जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि जब LG भी कह रहे हैं बार बार, माननीय कोर्ट भी कह रहा है कि भाई दिल्ली वालों को पानी दो, तो दिल्ली को पानी देने की बात करना आपको गाली लगती है।
तो पानी पर पॉलिटिक्स की ये 2 बाइट्स आपने 2 बड़े नेताओं की सुनी है, क्या उनका कहना है पानी को लेकर। दीपक के पास इधर चलते हैं। दीपक, पॉलिटिक्स तो जोरदार हो रही है पानी को लेकर, आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं, लेकिन क्या इस समस्या का जो अंत है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर दिल्ली के जो लोग हैं इसी तरह से पानी के लिए तरसते रहेंगे? देखिए, फिलहाल अंत तो नहीं होगा, क्योंकि ये मैं पहली बार नहीं बल्कि ये हर साल की कहानी है। हर साल जून के महीने में इसी तरह से किल्लत होती है, सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाती है, मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाता है और वहाँ से भी कुछ खास निकलता नहीं है, और फिर हर दूसरा साल आ जाता है, उस साल भी यही कहानी होती है। खास तौर पर समझने वाली बात ये है कि इस बार स्थिति ये है कि 3 अलग अलग सरकारें हैं, हिमाचल में कांग्रेस की, हरियाणा में बीजेपी की, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की। एक दूसरे पर हर कोई आरोप लगा रहा है। हिमाचल से जो पानी छोड़ा जाना चाहिए था, दिल्ली आना चाहिए था, दिल्ली वाले कह रहे हैं कि वो पानी पहुंचा ही नहीं क्योंकि हरियाणा ने रोक दिया। हरियाणा वाले कह रहे हैं कि हम लगातार पानी छोड़ रहे हैं, और दिल्ली वाले कह रहे हैं कि पानी नहीं मिला क्योंकि दिल्ली में पानी चोरी हो रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है। दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं, जल मंत्री आतिशी, वो कह रही हैं कि अभी तक पिछले 2-3 हफ्तों पहले तक दिल्ली में 1000 MGD पानी, 1000 MGD यानी कि दिल्ली की जो मांग है उससे काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन आज स्थिति ये है 3-4 हफ्तों बाद कि करीबन 940 MGD पानी ही प्रोड्यूस हो पा रहा है, यानी कि 60 MGD आसपास कम हो गया है। और 60 MGD बहुत ज़्यादा होता है, लाखों घर प्रभावित होते हैं। टैंकर माफिया हर साल की तरह इस साल भी सक्रिय है। प्राइवेट टैंकर्स को ठेका दिया जाता है जो कि मनमाने तरीके से पानी को बेचता है। मुनक नहर से भी एक रिपोर्ट सामने आई कि जहां मुनक नहर जो कि हरियाणा से दिल्ली पानी पहुंचाती है, वहां पर टैंकर जाते हैं, पानी चोरी कर कर वहां से चले जाते हैं और वो पानी लोगों को बेचा जाता है। लेकिन मुनक नहर की बात करें तो उपराज्यपाल ये कहते हैं कि मुनक नहर से बराबर पानी आ रहा है। दिल्ली की जल मंत्री कह रही हैं कि मुनक नहर से जितना पानी आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। हिमाचल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 137 क्यूसेक पानी छोड़ा जाना चाहिए, वो 137 क्यूसेक सवाल तो यही है ना कि अगर हर साल की दिक्कत है तो भाई क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और क्यों हर साल ही लोग इस तरीके से पानी के लिए जो तरसते हुए नजर आते हैं। दिल्ली में चाणक्यपुरी के संजय कैंप में भी पानी की जबरदस्त किल्लत है। जिस नल से पानी लेने के लिए भीड़ उमड़ती थी वो नल भी आज सूखा पड़ा है, लोगों को बिना पानी के निराश लौटना पड़ा। मेघा उपाध्याय की रिपोर्ट देखिए। लंबी लाइन, घंटों का इंतजार और हर रोज वही बाल्टी भरने की जंग। लेकिन आज मैं आपको तस्वीरें जहां से दिखा रही हूं, ये दिल्ली चाणक्यपुरी का संजय कैंप है। ये इस वक्त मैं जहां खड़ी हूं, अब जरा मेरे पीछे देखें तो हर रोज यहां पर आपको बाल्टियों की लंबी कतारें, लंबी लाइन नजर आती थी। लेकिन आज यहां पर बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है। सूना क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि दरअसल संजय कैंप का ये जो इलाका है, यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वो इसी नल से, ये जो नल है इस पाइप से पानी लेने के लिए रोज आते थे। लेकिन आज अचानक से ये पाइप भी खराब हो जाती है और इसमें से भी पानी नहीं आ रही, जिसके बाद ये जो लंबी लाइन यहाँ लगती थी वो बिल्कुल थम गई, क्योंकि लोगों की जो इकलौती उम्मीद इस इलाके में रहने वालों की थी वो भी खत्म हो चुकी है। यहाँ से करीब 500 मीटर दूर एक नल ज़रूर है छोटा सा, लेकिन वहाँ उस इलाके के लोग आते हैं और वहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर भी पानी भरना यहाँ से लोगों के लिए जाकर आसान नहीं हो रहा। हमारे साथ एक महिला है जो सुबह से मुझे परेशान नजर आ रही है, पहले तो उनसे ही बात करते हैं। जी आ जाइए, आप भी यहाँ आ जाइए, आपसे बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। ये बताइए कि आपको मैंने सुबह भी देखा और आप मुझे रोज यहाँ पानी भरती नजर आ रही थी, आज क्या हो गया? आज तो खराब हो गया, आज जो भी उम्मीद था वो भी खत्म हो गया आज। तो अब पानी कहाँ से आएगा? अब कहाँ से आएंगे? 2-3 बजे यहाँ टैंकर आता है, उसमें अगर मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो बिना पानी के रहना पड़ेगा मैम। पानी ये नल कब ठीक होगा? इसको लेकर कुछ किसी से बातचीत? इसमें तो कंप्लेन करना पड़ेगा जब भी आएगा। और आज पानी फिर अगर टैंकर लेट आता है या टैंकर से नहीं पानी मिलता तो दिन भर रोटी भी नहीं बना, चाय भी नहीं बना, न पानी पिए। कल जो पानी भरा था उसी से काम चला? उसी में पानी पिए, चाय भी नहीं बना पाए। तारी, क्या नाम है आपका? विभा देवी नाम है। पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है, ये टोटी का कोई भरोसा नहीं, कभी फूक जाते हैं, कभी ठीक करते हैं तो ठीक होते हैं। बाकी टैंकर आते हैं, हम लोग के तो उस तरफ एक ही टाइम टैंकर आता है और उस तरफ तो और दिक्कत हो रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ भी और दिक्कत हो रही है? और क्या। तो अब आप लोगों के यहाँ पानी आज आया है, कैसे जाएगा पानी? अब देखिए, अब सुबह ही मिलेगा, सुबह का एक टाइम टैंकर आता है, तो दिन भर पानी उसी से गुजारा करना? हाँ, अब जो भी घर में थोड़ा बहुत है उसी से गुजारा करना पड़ेगा, दिक्कत करके। देखिए, तो चाणक्यपुरी के लोगों की बात आपने सुनी, किस तरीके से काफी दिनों से पानी नहीं आ रहा है और लोग कैसे परेशान हैं। मेगा की रिपोर्ट में आपने देखा, और मेगा खुद इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गई है। मेगा, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी, किस तरीके से महिलाएं हैं जो परेशान हैं, अपनी आपबीती बताती हुई नजर आ रही है। और निजामुद्दीन इलाके में आप मौजूद हैं इस वक्त, वहां पर क्या स्थिति है? क्या जो दावे किए जा रहे हैं कि अब भाई टैंक के जरिए पहुंचाया जा रहा है पानी, क्या राहत मिलती हुई नजर आ रही है वहां के लोगों को? क्या स्थिति जस की तस है?
नहीं देखिए आयुषी, तस्वीरें हमने अभी आपको चाणक्यपुरी से दिखाई, उसके बाद हम पहुंच गए हैं चिल्ला गांव और तकरीबन जो तमाम इलाके हैं जहां पर एबीपी की न्यूज़ की टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पे पहुंच रही है और हर तरफ हालात कुछ ऐसे ही हैं। लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है और एक दो जो नल इलाके पे है उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो नल ख़राब होने की हालत में आ गए हैं, कुछ नल ख़राब हो गए हैं। मैं आपको भी अब एक बार अपनी तरफ दिखाऊँ पानी, तो इस इलाके में भी तकरीबन जो पीने का पानी है वो खरीद कर ही लोग लेकर जाते हैं और बेसिक जो ज़रूरत का पानी है वो टैंकर के सहारे से आता है। यानी कि चिल्ला गांव का अगर आप एक बार इलाके की तरफ नज़र डालें तो ये कोई गांव या फिर मतलब ये है तो गांव, लेकिन ये जो इलाका है ये बिल्कुल बाहरी और शहरी इलाका इसका है और पूरे जो मकान हैं पक्के के हैं, उसके बावजूद यहाँ पर ना पीने का पानी है और ना ही लोगों के घर तक पानी ज़रूरत के हिसाब से पहुँचता है। लोगों का ये कहना है कि कल शाम खाना क्या बना वो पता है, लेकिन आज पानी पी पाएंगे कि नहीं वो नहीं पता है। महिलाएं परेशान हैं, उनके घर पर पानी नहीं पहुँच रहा और महिलाओं का ये तक कहना है कि सुबह से चूल्हा तक नहीं जला है क्योंकि ना बर्तन धोने के लिए पानी है ना खाना बनाने के लिए पानी है। और ऐसे में एकमात्र सहारा या तो टैंकर है या तो ऐसे पानी के बॉटल जो 30 रुपए के, आपको एक 20 लीटर का जो बॉटल है वो 30 से 100 रुपए के आसपास आपको एक ऐसा बॉटल अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये बॉटल की कीमत तकरीबन 30 से, क्या कीमत है भैया इस बॉटल की? 40 रुपए। ये 100 रुपए की। ये 100 की है, ये 40 की है और लोग पीने का पानी यही खरीद के लेकर जाते हैं। हाँ जी यही ले जाते हैं। तो इस इलाके में और कोई सुविधा है पानी का जो नहीं खरीद पाता, जिसके पास इतने पैसे नहीं है, वो क्या करेगा? टैंकर आता है जी, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। टैंकर से सबको पानी नहीं मिल पाता? अब वो तो जो लेने जाते हैं किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता। और अभी गर्मियों में क्या हालात है इस इलाके में पानी के? गर्मियों में पानी के बहुत ज़्यादा ख़राब हालात हैं, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत टैंकरों से पूर्ति नहीं हो पा रही है, को खरीद के पीना पड़ता है। तो देखिए जो लोग रोजगार, जो लोग रिक्शा चलाकर या अपना छोटा मोटा काम करके, देखिए पानी लेकर ऐसे लोग पानी लेने यहाँ पर पहुँचते हैं, जो लोग छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाते हैं, उनके लिए 40 रुपए से लेकर 100 रुपए की बोतल खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ऐसे में अगर आप अनुमान लगाएं अगर आप 10 बोतल भी दिन के खरीदते हैं तो 40 रुपए के बिल्कुल यही हालात सिर्फ इस वक्त चिल्ला गांव में नहीं बल्कि मेगा ज्यादातर इलाकों में दिल्ली की जनता को सहने पड़ रहे हैं, परेशानी हो रही है। अब इसका संकट मोर्चा कौन बनेगा ये भी देखने वाली बात हो। बड़ी खबर आपको बता दें, कुवैत से जो भारतीय श्रमिक है उनके जो शव है वो पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी एयरफोर्स के विशेष विमान से जो 45 भारतीय हैं उनके शवों को लाया गया है कोची और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब एम्बुलेंस के जरिए उनके घरों तक जो शव है पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि कुवैत में अग्निकांड हुआ था जिसमें 45 भारतीयों की मौत हो गई थी और आज विशेष विमान से जो शव है उन्हें कोची लेकर पहुंचा है विमान। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और अब एम्बुलेंस के जरिए जो शव हैं उन्हें उनके घर भेजा जाएगा। कुवैत में भीषण अग्निकांड हुआ था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। 45 भारतीय इसमें मौजूद थे, शामिल थे और कोची से ज्यादातर जो भारतीय थे वो इसमें शामिल थे। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीरें जब ये शव कोची एयरपोर्ट पर पहुंचे और अब जो शव है, क्योंकि परिजन भी वहां पर पहुंचे हैं, इंतजार किया जा रहा था। सुबह से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, जो परिजन थे वो भी इंतजार कर रहे थे और अब जो शव हैं उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। तो अग्निकांड में 45 लोगों की मौत हुई थी। भीषण अग्निकांड कुवैत में हुआ था, रिहायशी मंजिल में आग लगी जिसके बाद जो 45 भारतीय थे वो उसमें इनकी मौत हो गई थी। नीट से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट दे देते हैं। नीट से जुड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि नीट मामले में 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। सीबीआई जांच की मांग पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी क्योंकि जो छात्र हैं वो ये मांग कर रहे थे कि पूरे मामले में जो एग्जाम हुआ है उसमें धांधली हुई है और छात्रों की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले की जाए। अपडेट ये है कि सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर 8 जुलाई को जो है वो सुनवाई होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम याचिकाओं पर सुनवाई की गई, 11 याचिकाएं लगाई गई थी और सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। अंकित गुप्ता और अपडेट इस पर हमें देंगे। अंकित, क्या अपडेट मिल रहा है?
देखिए फिलहाल अभी भी इस मामले की सुनवाई जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया है कि इस मामले पर भी हम जो एनटीए जो यानी कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसने इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया था, हम उनसे जवाब चाहते हैं। उनका जवाब आने के बाद में ही इस मामले पर भी ये जो मांग की गई है कि इस मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए, क्योंकि कथित तौर पर आरोप यह है कि पेपर लीक हुआ है, एक बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना एनटीए का जवाब देखे हम इस पर कोई आदेश नहीं दे सकते, लिहाजा 8 जुलाई को सुनवाई होगी। लेकिन इस सबके बीच में अभी भी जो याचिकाकर्ता है, छात्र हैं, उनके वकीलों का यह कहना है कि एक गंभीर मामला है, इस पर आज ही सुनवाई हो जानी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जो छात्र हैं वो खुदकुशी तक कर रहे हैं और ऐसे में छात्रों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अगर उनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो उनके सामने जो असमंजस की स्थिति बन रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस तरीके के भावनात्मक दलील यहाँ मत दीजिए, क्योंकि कानून की एक प्रक्रिया होती है। जब तक हम एनटीए से जवाब नहीं देख लेते तब तक इस पर जो है सीबीआई इंक्वायरी की बात हो या नीट एग्जामिनेशन को रद्द करने की जो मांग की गई है वो मांग हो, उस पर कोई आदेश नहीं दे सकते। यानी साफ तौर पर सीबीआई इंक्वायरी की बात हो या एग्जामिनेशन को रद्द करने की बात हो या फिर जो अन्य मुद्दे, उन पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। इसी के साथ में एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि एनटीए ने भी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी याचिका दायर की थी, 4 याचिकाएं, जिसमें यह कहा गया था कि देश के अलग अलग हाई कोर्ट में जो याचिकाएं लंबित हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में ले आया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है उन छात्रों को जिनकी अलग अलग राज्यों में जो याचिकाएं लंबित हैं, और उनसे पूछा है कि एनटीए जो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जानी चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर भी 8 जुलाई को सुनवाई होगी। यानी कुल मिलाकर के आज की सुनवाई से अगर मैं कहूं कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं निकला है तो कहना गलत नहीं होगा।